हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक के प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन। क्या करा रहे हैं? यूथ साइंस बुक के प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले दोस्तों हमने 4 सेट आपको करवा दिया है। यदि आपने वह सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमने सभी की बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, कितने क्वेश्चन आप 25 में से सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर डैश होता है। दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा हमको बताना है, मतलब 1 kWh के बारे में। ऑप्शन ए है 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ऑप्शन बी है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। ऑप्शन सी है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, या ऑप्शन नंबर डी 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल। दोस्तों, 1 kWh बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। किसके? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए पृथ्वी के द्रव्यमान m, ऑप्शन बी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m, ऑप्शन सी गुरुत्वीय स्थिरांक g, या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की त्रिज्या r। दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण जी जो है दोस्तों, ये गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है? तो जी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, gm अपॉन में r स्क्वायर। ये हमको फॉर्मूला पता है, यही होता है। तो जो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय स्थिरांक g पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है और पृथ्वी की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है? ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी मुख्य फोकस, ऑप्शन सी ध्रुव, या ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। ऑप्शन ए सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, ऑप्शन बी सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, ऑप्शन सी सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, ऑप्शन सी सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है। दोस्तों, जब प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह जो है सामान्य की ओर झुकता है और धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? सामान्य की ओर झुकता है और धीमा हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा प्रकाश, ऑप्शन बी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, ऑप्शन सी है धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव, या ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा। दोस्तों, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत जो होता है ये क्या होता है? तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो है ये फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कॉइल का कुल प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों, हमने जब बताया था इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में कि जब भी समान मान के प्रतिरोध दिए गए हैं और श्रेणी में पूछा है कि श्रेणी में मान क्या होगा, तो डायरेक्टली याद रखिए दोस्तों, n इंटू आर होता है। n क्या है? जो यहाँ पे कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है, तो n 3 हो जाएगा। और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? 20 ओम है, तो 20 इंटू 3 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 60 ओम निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार समांतर में समान मान के प्रतिरोध जुड़े हो तो उसका होता है R/N। ठीक है, R/N से डायरेक्ट आप समांतर में निकाल सकते हैं। ये दोनों आप याद रखना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। ऑप्शन ए है प्लग कुंजी, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, या ऑप्शन नंबर डी बैटरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैटरी। बैटरी जो है ये चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मददगार होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए है यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क,
ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क, या ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर माउस। दोस्तों डगलस एंगलबर्ट ने जो है ये कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। किसका? कंप्यूटर माउस का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन ए है गोल्जी काय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, या ऑप्शन नंबर डी हरित लवक। तो दोस्तों कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ये है हरित लवक। कौन सा? हरित लवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित लवक जो है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी बीजाणु द्वारा जनन, ऑप्शन सी मुकुलन, या ऑप्शन नंबर डी पुनर्जनन। तो दोस्तों हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया जो है ये पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है गुर्दा, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हृदय, या ऑप्शन नंबर डी पेट। तो दोस्तों मानव शरीर के हृदय में कहाँ की जाती है? हृदय में जो है एंजियोप्लास्टी की जाती है। कहाँ पे? हृदय में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन, क्रैम्प्स उत्पन्न हो सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है O2 की अधिकता, ऑप्शन बी CO2 की अधिकता, ऑप्शन सी O2 की कमी, या ऑप्शन नंबर डी CO2 की कमी। तो दोस्तों अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी O2 की कमी। O2 की कमी से दोस्तों हमारी मांसपेशियों में ऐंठन मतलब क्रैम्प्स उत्पन्न हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंताजन्य रोगों डिफिशियंसी डिसीज के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। तो दोस्तों रिकेट्स रोग जो होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन डी की कमी की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंत क्षय डेंटल केरीज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दांतों का सफेद होना, ऑप्शन बी दांतों की सूजन, ऑप्शन सी दांतों का सड़ना, या ऑप्शन नंबर डी दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। दोस्तों दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। क्या है? दांतों का सड़ना जो है ये दंत क्षय का अर्थ होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? ऑप्शन ए है अनावर्त बीजी, ऑप्शन बी आवर्त बीजी, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, या ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा। तो दोस्तों अनावर्त बीजी के अनावर्त समूह के पादपों के बीज जो होते हैं ये कैसे होते हैं? आवरण रहित होते हैं। जिम्नोस्पर्म इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म पादपों के बीज के आवरण बीज जो होते हैं पादप जो होते हैं ये बीज आवरण रहित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को किसके रूप में संचित किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोफिली, ऑप्शन बी पोलिनोफिली, ऑप्शन सी एनिमोफिली, या ऑप्शन नंबर डी हर्बोफिली। दोस्तों हवा के परागन को जो है एनिमोफिली हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है? ऑप्शन नंबर ए है पेटूनिया, ऑप्शन बी जीरेनियम, ऑप्शन सी हाइड्रेंजिया, ऑप्शन नंबर डी है चमेली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चमेली। चमेली फूल की पत्तियां जो है किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए है मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन बी CO2 से सूखी बर्फ बनाना, ऑप्शन सी एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, या ऑप्शन नंबर डी लोहे का चुंबकीकरण। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? ऑप्शन ए तांबा,
ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी क्लोरीन या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। दोस्तों तांबे का क्या होता है, अक्षर Cu से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन का C होता है, क्लोरीन का Cl होता है और कैल्शियम के क्या होता है, Ca होता है। तो केवल एक अक्षर किस में आ रहा है, तो कार्बन में आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन या ऑप्शन नंबर डी केवल न्यूट्रॉन। दोस्तों सामान्यतः परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संख्या के, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या के, ऑप्शन सी परमाणु संख्या के या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। दोस्तों एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है ये द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। देखते हैं अगला क्वेश्चन। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन नंबर डी 3। तो दोस्तों NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है ये कितनी होती है, 3 होती है। क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन की संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अष्टक पूर्ण करने के लिए से कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो 3 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। ऑप्शन नंबर ए है पीएच मान 0 वाला घोल, ऑप्शन बी पीएच मान 1 वाला घोल, ऑप्शन सी पीएच मान 6 वाला घोल या ऑप्शन नंबर डी पीएच मान 7 वाला घोल। तो दोस्तों सबसे अम्लीय जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए पीएच मान 0 वाला घोल। ठीक है, पीएच मान 0 वाला घोल जो होगा ये सबसे अम्लीय होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ताम्र सल्फेट, ऑप्शन बी है लेड सल्फाइड, ऑप्शन सी है लोह सल्फेट या ऑप्शन नंबर डी है रजत नाइट्रेट। तो दोस्तों नीला थोथे का दूसरा नाम होता है ताम्र सल्फेट, कॉपर सल्फेट भी इसे हम बोलते हैं। तो नीला थोथा का राइट नाम क्या हो जाएगा, दूसरा नाम ताम्र सल्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।